हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे आज से एक नई जर्नी, एक नए जोश के साथ, जिसमें आप ये देखेंगे कि हम लोग आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सिलेक्टेड कंटेंट होगा और आप फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है वो आपको आपके सराउंडिंग को समझने में मदद करता है कि जो आपकी सराउंडिंग है वो किस तरीके से बनी हुई है। ज़्यादा डिटेल में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, चूँकि क्लास 11 में आप या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो हम नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका नाम है, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हम उसको जानेंगे। तो क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बस एक काम करना है, पेन और कापी लेकर के सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है और जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं उनका जवाब देना है। ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है जो कि अपने आप में आपको फिजिक्स की फील दिलाएगी। और यकीन मानिए, अगर आप इस सीरीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं तो इसके अलावा आपको बस अपने बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने होंगे। बाकी आप पूरी तरीके से ये गारंटी ले लीजिए कि मिनिमम 95% मार्क्स आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं, सिर्फ इसको रिवाइज करके और बुक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को लगा करके। फुली फोकस के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। तो अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स हमारे सराउंडिंग को समझने में मदद करता है कि किस तरीके से हमारी सराउंडिंग है। तो आप देखेंगे हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं कार दौड़ती है, दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन दौड़ती है, ट्रेन चलती है, बाइक दौड़ती है, आज इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बसें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन देन यहाँ पर आप ये पढ़ पाते हैं कि आप देखेंगे दैनिक जीवन में कि आपके फ़ोन की बैटरी किस तरीके से चार्ज होती है, किस तरीके से डिस्चार्ज होती है, और ये सारे फिनोमेना किस तरीके से होते हैं। अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, चूँकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो हमारी अर्थ किस तरीके से मैग्नेट की भांति व्यवहार करती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको फिजिक्स देती है। जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में घटित हो रहा है, आप कमरे पे बैठे हुए हैं, लाइट्स को देख पा रहे हैं, दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आप मोबाइल फ़ोन पे लेक्चर को, लैपटॉप पे लेक्चर को देख पा रहे हैं, तो दिस इज़ ओनली फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विथआउट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं हम, जिसमें पूरी तरीके से बात करेंगे कि आखिर में ये चीज़ें जनरेट कैसे होती हैं, बिजली बनती कहीं है और आपके घर तक पहुंचती कैसे है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको फिजिक्स देने वाली है, जो कि आपकी सराउंडिंग में घटनाएं घटित हो रही। मैंने ये बातें इसलिए बताई हैं ताकि आप फिजिक्स को फील कर पाएँ कि इसके बिना आपका जीवन लगभग आज की डेट में असंभव ही है। जीने के लिए फिजिक्स ज़रूरी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, और वो ये है कि ये एक पार्ट है आपका किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जरा सा एक बार मुझको टाइम दीजिएगा, 1 सेकंड का देख लूँ जो लिख रहा हूँ वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच होती है, यानी वैद्युत चुंबकत्व। इसी का एक पार्ट हमारे पास होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा पार्ट हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब विद्युत गतिकी। इसमें आप देखेंगे हम चार्ज
कहाँ पर होगा, मतलब जो आवेश है वो रुका हुआ होने वाला है। हमको जो आवेश है वो विरामावस्था में मिलेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आवेश रुका हुआ है, मतलब विरामावस्था में है, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, इसके साथ हम काफ़ी देर तक डील करने वाले हैं। जैसे इसी में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका फोर्सेस ड्यू टू चार्जेस हो गया, ये सारी चीज़ें कूलाम्स लॉ हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सारे फिनोमेना, यानी कि संधारित्र हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें चार्ज क्या होगा, रुका हुआ होगा। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें आवेश जो है वो रुका हुआ होता है, रुके हुए आवेशों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अभी आएंगे इस पर कि आखिर में ये चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है क्या बेसिकली, ठीक है। दूसरी तरफ चार्ज जब गतिमान होता है तो आप इसके कई सारे एग्जांपल्स देख पाते हैं, जैसे कि आपकी आ जाती यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और इसके बाद बहुत सारे फिनोमेना आप देखते हैं, मतलब धारा विद्युत हो गया, EMI हो गया, AC हो गया, है ना, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होने वाली हैं, और इसमें आवेश क्या होगा, गतिमान होगा, मतलब चार्ज इन मोशन में होगा, तो आवेश गतिमान हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और ज़्यादातर हम क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट में, और उसके बाद आगे की चीज़ों पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है सेकेंड सेमेस्टर पॉलीटेक्निक और क्लास 12 के अंदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, लगे रहना है बहुत ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर हमारी बात आई कि जिसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन हम करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। और ये बातें मैंने आपसे बताई क्यों है कि ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि आपकी अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागे कि आखिर में हमको चार्ज के बारे में पढ़ना क्यों है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन चले तो चार्ज के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिखाई दे, यानी कि आपके कमरे पे लाइट हो, पंखा हो, AC चले, तो आपको चार्ज के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कहानी हो गई, अब इसको मिटाएंगे और बात करेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में, और फिर उसके बाद आगे की कहानी पे चलते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आप लगे रहिए, सारी चीज़ें 100% क्लियर होंगी। और ये टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज को मैं पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुत सारे मिथ हैं जो आज टूटेंगे भी, जगेंगे भी। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी आज वो गलत भी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई देखने के लिए भी मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि जिसमें चार्ज जो है, मतलब आवेश जो है वो रुका हुआ हो, चार्ज एट रेस्ट पर, है ना। तो जब चार्ज रेस्ट पर है, मतलब आवेश जो है वो विरामावस्था में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब आवेश रुका है तो ये बहुत सारे खेल दिखाता है, लेकिन इससे पहले अपन ये जानना चाहते हैं कि आखिर में जब ये चार्ज रुका है विरामावस्था में तो चार्ज क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अब चार्ज को बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातें और करूँगा, और वो बातें ये हैं कि अगर आप देखें तो आपने पढ़ रखा है कि हमारा ये यूनिवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक मैटर और एक एनर्जी, या फिर रेडिएशन के नाम से आप जिसको जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एक यूनिवर्स आपके पास है, मतलब ब्रह्मांड हो गया ये, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप जानते हैं। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ क्या मिलेगी, मैटर, यानी कि द्रव्य होगा। आप जानते हैं इसको अच्छी तरीके से कि जिसके पास मास होता है, और है ना जिसके पास द्रव्यमान, जिसका भार होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और जो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। तो द्रव्य से मिलकर के
बहुत सारी चीज़ें बनी, मतलब पूरा यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड लिख देते हैं। ये है हमारे पास क्या, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के अंदर इसमें एक चीज़ पाई जाती है, दैट इज मास, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा मैटर के पास, ठीक है। अब जब मास होगा तो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपने देखा है कि वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं, एक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है, किसके कारण, मास के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण ही लगता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, मास, यानी कि द्रव्यमान। सेम इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगी और वो होगी क्या, चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। तो जो आवेश है, ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी भी चीज़ की इनहेरेंट है, मतलब ये आप इनसे ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि आखिर में ऐसा है क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम घुस करके स्टडी नहीं कर सकते। बस हमको ये पता है हाँ ये चीज़ है तो है, इसके अंदर की स्टडी हम नहीं कर सकते। उनसे ये सवाल नहीं किया जा सकता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मास के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मास होता है, का कारण मास होता है, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा है कि कोई भी चीज़, मैंने ये पेन उठाया और इसको छोड़ दिया, ये नीचे चला गया क्योंकि अर्थ ने इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगाया। अब सोचिए मैंने इस टाइम पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, ये इंक का पार्टिकल है और बोर्ड का पार्टिकल, मतलब बोर्ड और इंक ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, दोनों के पास मास है और चिपके हुए पार्टिकल हैं। आप चाक से लिखते तब भी ये मान सकते थे। अब आखिर में अर्थ इसको खींच रही है तो इसको मिट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिटा, मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसको बांध करके रखता है, और वो फोर्स डेफिनेटली किससे ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यानी कि यहाँ पर मज़े की बात यह है कि चार्ज का मतलब ये है, चार्ज किसी भी चीज़ की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ का वो मूलभूत गुण है जिसके कारण वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या फिर आदान प्रदान इनका होता है। तो ये बात किसकी हो गई, चार्ज के बारे में, मतलब आवेश क्या होता है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप घुस करके अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई चार्ज की। लगभग 600 ईसा पूर्व में, मैं आपको थोड़ी सी और फीलिंग दिलाऊं, यहाँ पर लिखते हैं आवेश लिखा है, लगभग 600 BC में, मतलब 600 ईसा पूर्व में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ज़्यादा कहानी में भी अपन नहीं जाएंगे। तो थेल्स नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि अंबर नाम के पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं, अंबर नाम के एक पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं तो उसमें अत्यंत हल्के छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। जैसे आप ही ने बचपन में कई बार ये सारी चीज़ें करी होंगी कि आपने पेन को उठाया और बाल पर रगड़ा और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पहले आप ऐसे पेन लेकर के जाइए वो नहीं अट्रैक्ट करता, लेकिन बाद में अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो सेम यही काम इन्होंने किया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को रब करते हैं तो वो छोटी छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, और इस अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा मैं उसी भाषा में लिख रहा हूँ तो ये मत मानिएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग गलत है, जैसा लिखा था वैसा मैं लिख रहा हूँ। तो 2600 मतलब 600 BC का मतलब है 2600 वर्ष पूर्व, 2600 साल पहले की जो कहानी है वो ये है लगभग, है ना, कि अंबर को जब हम रगड़ते हैं और इसको अपन ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन, और यहीं से फिर एक नई शाखा जन्म ली जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आप पहले इसके पास जो गुण नहीं था, बाद में आपने रगड़ा, इसने चीज़ों को आकर्षित कर लिया, तो यही सारी चीज़ें आपके पास बताई गई। आप ये कई बार कर चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इस कहानी को अपन लोग समझते हैं किसके बेसिस पर, एटम के बेसिस पर। आपने देखा है सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में किससे मिलकर के बनी होती हैं, परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं, और उसका ही खेल एक्चुअल में यहाँ पर होने वाला है जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि इसमें हम पढ़ेंगे जब चार्ज एट रेस्ट पर होगा, और ये किसी भी चीज़ की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वैद्युत आवेश जो होता है वो
इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जिसके कारण चीज़ों के अंदर क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये कहानी हो गई। बहुत सारे लोग कहेंगे आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, तो भी आप मान लीजिएगा कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब ये जो यूनिवर्स में दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इसको मिटाएंगे जरा सा, इसका मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। तो जो यूनिवर्स में दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक मास और एक चार्ज। मास मतलब द्रव्यमान है और चार्ज मतलब आवेश है। अब ये जान चुके हैं तो बार बार हिंदी वाले लोग सीधा सीधा आवेश लिख लेंगे। अब देखिएगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके रखा है कि मास जो है वो किसी चीज़ का फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मास है वो वेरिएबल होता है, मतलब बदलता हुआ होता है। ये स्पीड के साथ वेरी करता है। मतलब अगर हम देखें तो एक फार्मूला है हमारे पास, m = m0 अपान 1 माइनस √1 - v²/c²। ये क्या है, रेस्ट मास। जब वस्तु क्या थी, विरामावस्था में है, किसमें, विराम द्रव्यमान बोल सकते हैं, ठीक है। और ये v उसकी वेलोसिटी है और ये बाद का द्रव्यमान हो गया, मतलब गतिक मास, जब वस्तु गति कर रही है। आपने देखा है, इसको मिटा ही लेते हैं। आपने देखा है पूरी 11th की फिजिक्स या फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स आप पर डालते हैं कि ये एक 10 किलो का द्रव्यमान है और जो चल रही है चीज़ वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो आपने हमेशा ये माना कि जो इसका मास है वो कांस्टेंट है और आप यम की वैल्यू हमेशा 10 किलोग्राम ही लेते रहे। लेकिन मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है। मैंने कहा था कि आज बहुत सारे मिथ आपके टूटने वाले हैं। तो जो मास है अगर वो वेरी करता है तो फिर आखिर में हमको पढ़ाया क्यों गया कि मास जो है वो कांस्टेंट है हर जगह पर, हमने यही गणना क्यों की। तो इसका रीज़न ये है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड, आप देखेंगे कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड को रखेंगे और लाइट की स्पीड जो है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो उसके एवज में ये बहुत छोटा है, तो इसमें अगर 20 मीटर पर सेकंड में इससे भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 - 0 करेंगे तो वहीं आएगा। तो यम बराबर m0, यानी दोनों चीज़ें बराबर आती हैं। इसलिए जब हम गणना करते हैं किसकी, मैकेनिक्स में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत धीमी रफ्तार से चल रही होती हैं और इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको वैसी ही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात होगी अब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन की, बीटा रेस की, तो वो लगभग लाइट की स्पीड के आसपास यानी 10⁶ तक पहुँचेंगी और वहाँ पर हमारी ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम था जिसको अब तक हम समझ रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम था जिसको अब तक हम समझ रहे थे। हाँ, लेकिन अभी आप और आगे जाएंगे जब, तब ये भी आप देखेंगे कि रिलेटिवली मास जो है वो बदल भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ तक की बातें आपको उम्मीद है क्लियर समझ में आ गई कि वस्तु का जो मास है वो भी बदलता हुआ रहता है, किसके साथ, स्पीड के साथ, यानी वेरिएबल होता है। तो मास जो है वो वेरिएबल है, लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें इसके हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन अगर आप आवेश की बात करेंगे तो ये वेरिएबल नहीं होता है, मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चार्ज के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि चार्ज किसी भी वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को कोई वस्तु उत्पन्न करती है। ये कहानी हो गई। अब इसके बाद अगली कहानी पे आएंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसके लिए थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको और देता हूँ कि एक हमारे पास थोड़ा सा एटम की बात कर लेते हैं। तो एक हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये आप सब ने पढ़ करके रखा है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, समझ लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होती, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना।
दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने रैंडमली बना दिए जहाँ जहाँ मेरा मन है। तीसरे में मान लीजिए 1। ये हमारे पास क्या था, यने है। यने में क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है ये न्यूट्रल होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये पूरा सिस्टम जो है वो न्यूट्रल होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो चीज़ें आपको न्यूक्लियस में देखने के लिए मिलती हैं, और ये आपका प्यारा सा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो जो चार्ज है वो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो ये भी बात आप जानते हैं। अब कहानी क्या होती है, अगर मान लीजिए हम कहीं से भी दूसरी जगह से इस पर लाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन और इंटर करा देते हैं इसकी सेल पर, तो अब इस पर आप देखेंगे कि 11 प्रोटॉन कितने हैं, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, निगेटिव चार्ज है। तो आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि इस पर एक माइनस का आवेश आ गया, तो ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मानिए यहीं पर बॉडी क्या हो गई है, निगेटिव 12 इलेक्ट्रॉन, ये किसी तरीके से एक्साइट होकर के बाहर चला गया है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के बाहर चला गया, हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये बाहर वाली कक्षा पे घूम रहा था, तो ये एक्साइट होकर के क्या हुआ, बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, यानी कि प्रोटॉन अब भी 11 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मतलब बॉडी पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस, और यहाँ पर कौन सा आवेश आया था, माइनस। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आवेश जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव आवेश होगा, और जिस भी बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उस पर पॉजिटिव आवेश होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, किसका, आवेश का। तो ये कहानी होती है टोटली, जिसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे और इस तरीके से जो चार्ज है वो क्रिएट होगा। अब चार्ज की थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये कहानी देखने के लिए मिलेगी। और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इसको दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसको बताया किसने, तो मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑयल ड्राफ्ट का, और वहाँ से उन्होंने ये बताया, उससे एक्सरे पास की और फिर बताया, देखा कि जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीपल है, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो चार्ज होगा वो इस तरीके से मल्टीपल होगा। तो ये कहानी हो गई हमारी टोटल की किस तरीके से चीज़ें आवेशित होती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो मैंने आपसे बात बताई। अब क्या होगा, कभी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, मतलब उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर निकल जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उस पर एक ऋणावेश की कमी हो गई है। यहाँ तक की बात एक बार छापिए चैट बॉक्स में कि क्लियर है
या फिर नहीं क्लियर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग चलने वाले हैं। बहुत ही बेसिक बातें बिल्कुल यहाँ पर थीं जो कि आप सबको अच्छी तरीके से आती हैं। तो इसके आगे की कहानी की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि क्या है। हाँ, तो चार्ज के बारे में आपने पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, क्या होता है चार्ज और किस तरीके से होता है, ये सारी बातें हो गई आपकी। अब इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, मतलब आवेश के गुण के बारे में हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब है आवेश के गुण। है ना। तो अगर आवेश के गुण की आप बात करेंगे तो जब ये देखा गया कि इस तरीके से आवेश जो है वो उत्पन्न होता है, जब आपने इस तरीके से रफ किया तो इस पर चार्ज आ गया, अदर बॉडी पे भी चार्ज आया, तो जो आवेश है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो दो टाइप का आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम रखा कि आवेश जो पैदा होगा, एक आवेश प्लस का होगा और दूसरा आवेश माइनस का होगा। मतलब दो तरीके के चार्ज रखे गए। अब प्लस और माइनस ही क्यों रखा गया नाम, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग हैं तो एडजस्ट करते हैं। आप कोई भी चीज़ है, आपके पास ये एक मार्कर है, आप दो मार्कर ले लेंगे तो डबल टाइम लिख पाएंगे, लेकिन आवेश के साथ ऐसा नहीं है। आवेश में क्या कहानी है कि अगर अकेला है तो एग्जिस्ट करता है, अगर हमने दो को मिला दिया तो उसकी पूरी एग्जिस्टेंसी क्या है, गायब हो गई, है ना। तो इस तरीके से जब देखा कि अकेले है तो वो है, जब हमने दोनों को मिला दिया तो फिर वो इस यूनिवर्स से ही गायब हो गए। तो इसलिए सोचा गया कि आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका अकेले अकेले अस्तित्व है लेकिन उनको जोड़ दिया जाए तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारा ये काम मैथमेटिक्स में हमको देखने के लिए मिलता है कि एक प्लस दो है, एक माइनस दो है, दोनों को जोड़ दे अगर तो जीरो हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से आवेश के पास है, इसीलिए नाम रखे गए दो, एक प्लस और एक माइनस की, अलग अलग दोनों का अस्तित्व है, लेकिन अगर दोनों चार्जेस को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों का अस्तित्व खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस मिल करके। तो ये कहानी हो गई। तो यहाँ पर जो पहला गुण आया आवेश का, वो पहले नंबर का गुण यहाँ पर ये आया कि दो चार्ज जो एक प्लस का है और एक माइनस का है, अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपोजिट जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर यही चार्जेस सेम हो गए, ये वाला भी प्लस हो गया और ये वाला भी प्लस हो गया, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दुश्मनी होगी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है जीवन के हिसाब से भी। तो प्रतिकर्षण होगा मतलब रिपल्सन होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पहली चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर का जो गुण है वो ये है आवेश में कि इसका जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है। मतलब अगर आपके पास आवेश है, 4 से 10 आवेश है, तो अगर हमको उसको देखना है तो सिंपल सा अलजेब्रिक सम करेंगे, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ देंगे। सपोज करिएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस 10 कूलाम का चार्ज है और माइनस 2 कूलाम का चार्ज है, माइनस 5 कूलाम का चार्ज है। हमसे पूछा जाए कि इस सिस्टम के अंदर टोटल जो नेट चार्ज है वो कितना है, तो जाहिर सी बात है 2 5 जुड़ेंगे 7 और 10 में से 7 घटा देंगे तो इसमें टोटल जो चार्ज बचेगा वो 3 कूलाम का बचेगा। तो ये सिंपल एडिटिविटी को फॉलो करता है, मतलब इसके लिए सिंपल मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको आपको जानना ज़रूरी है और वो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, कई बार आपसे पूछी भी जाती है, तो इसको देखेंगे। देखिएगा जो चार्ज है हमारे पास
वो सिंपल सा किस तरीके से होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आपको 100% ध्यान में रखना है, मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है क्वांटाइजेशन का, कि ये फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। सपोज करिए आप कहीं से भी इस मार्कर की इंक को लेने गए और आपने कहा भैया आधी सीसी इंक दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, या तो आप 1 सीसी लाएंगे, या तो 2, या तो 3, है ना। नेल पॉलिश आप खरीदने जाएं और बोले कि 4 बूंद दे दो इसमें से निकाल के, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है कि आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3.5 ले लीजिए, 3.25 ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो जो आवेश का क्वांटीकरण है इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, आप आधा तिहाई नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। एक होगा, 2 होगा, आप किसका पूर्ण गुणज होगा, तो जो सबसे छोटा चार्ज है, लिखते हैं यहाँ पर, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र मतलब जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके बाद स्टाइल मारने के लिए आपकी किताबों में बहुत सारे चार्ज लिखे होंगे, लेकिन जो स्वतंत्र रूप में वो नहीं रह सकते, जैसे क्वार्क मिलते हैं E/3 2E/3, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश माना जाता है। और इसी को अपन लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, मतलब मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज यानी कि मूल आवेश भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा आवेश कौन सा है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है ये बात। तो आपसे कहा गया कि ये फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है और मल्टीपल गुणज होता है, यानी कि चार्ज Q बराबर होगा, या तो वो प्लस का हो सकता है या तो माइनस का। 2 ही तरीके का चार्ज था भी आपने देखा। तो जो 2 तरीके का चार्ज है वो या तो प्लस में उपलब्ध होगा या तो माइनस में, और इंटीग्रल नंबर n × E, जहाँ पर n क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये कहानी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि ये जो है ये कैसे उपलब्ध होता है, पूर्ण गुणज के रूप में उपलब्ध होता है। एक बार आप यहाँ पर देख करके बताएं कि क्या आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं क्लियर। बताइएगा, चैट बॉक्स में छापिए अगर ये बात समझ में आ गई है कि आप इस पर बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं, है ना। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद आखिर में बहुत देर से हम लोग कूलाम की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना। यहाँ से सवाल भी बनाया जा सकता है, बहुत प्यारा सा छोटा सा, जो कि आपने 10 में करके रखा होगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पर एक सवाल आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कोई भी नंबर बोल करके आपको कह देगा क्या इतना चार्ज किसी को दिया जा सकता है। तो अगर वो चार्ज दिया जा सकता है तो यहाँ पर Q की वैल्यू आपको दी गई। अगर वो मल्टीपल इंटीग्रल में आया तब तो दिया जा सकता है किसी बॉडी को, अदरवाइज दशमलव में अगर आ गया तो नहीं दिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। बहुत देर से हम लोग कूलाम की बातें कर रहे हैं। आखिर में ये कूलाम है कितनी वैल्यू, तो इसको अगर अपन देखें, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो 1 कूलाम का चार्ज, देखिए मैंने आपको बताया कि Q बराबर होगा n × E, और जब Q बराबर यानी के है तो Q की वैल्यू 1 और कूलाम हो गई, है ना। और n की वैल्यू नहीं पता, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 किसकी वैल्यू हो गई, E की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से n बराबर 1 कूलाम डिवाइडेड 1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
10 की पावर 8, ये 10 की पावर 19 और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0। अब इसके बाद 100 इंटू 10 की पावर 18 कर लेते हैं, एक पावर इससे यहाँ दे दिया और डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार में अगर इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब एक कूलाम का आवेश आपको मिलता है, यानी कि एक कूलाम काफ़ी बड़ा चार्ज होता है। और इसलिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम इस तरीके से चीज़ें मिलने वाली हैं, चूँकि एक कूलाम का चार्ज काफ़ी बड़ा होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। हालांकि आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, दैट इज कूलाम। इसका एसआई मात्रक है और क्यू बराबर यानी है, प्लस साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि ये एक अदिश राशि है और इसकी बीमा क्यू बराबर आई इंटू टी पढ़ के रखा है, तो आई की बीमा ए हो गई और टाइम की बीमा टी, और ये क्या है, स्केलर है, मतलब अदिश है। इतनी कहानियाँ आपको यहाँ से याद रखनी। अब इसके बाद चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, और वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का संरक्षण सिद्धांत जो है, ये क्या बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब विलगित, जो अलग है, में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और जब ना उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, तो इसने ये कहानी बोली कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो चार्ज होगा वो चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलाम था, इस पर -2 कूलाम था और इस पर 1 कूलाम था। अब इसको हमने पकड़ के गड़गड़ हिला दिया, और जब हिलाया तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इस पे चार्ज है 3 कूलाम इस बक्से पे, 2 कूलाम इस बक्से पे, तो आखिर में जो तीसरा बक्सा है उस पर कितना चार्ज है, तो Q1 + Q2 + Q3 बराबर होगा Q1, या तो इधर वाले का नाम Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश है ना। अब ये जो Q3 डैश है, सिंपल सा क्या करेंगे, 5 + 1 - 2 बराबर हो गया 3 + 2 + Q3 डैश, और यहाँ से 3 2 5 से 5 मर गए, 1 से -2 करेंगे तो -1 कूलाम क्या हो जाएगा, Q3 डैश। तो आइसोलेटेड सिस्टम अगर यानी कि विलगित निकाय है, आइसोलेटेड का मतलब है इंसुलेटेड, यानी कि जिससे बाहर चार्ज नहीं जा पाएगा। आप देखेंगे तो आपको कई बार ये कहा जाएगा कि जब बिजली गिरने वाली होती है तो आपसे कहा जाता है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाए। गाड़ी की बॉडी जो है वो मेटल है, लेकिन अंदर क्या कहानी है कि ये इंसुलेटेड है, कुछ अलग है, इसलिए वहाँ पर आपके ऊपर चार्ज के जाने का खतरा कम होता है। तो ये कहानी होती है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। एक बार बताइएगा बात क्लियर समझ में आई है या फिर नहीं आई है, छापिएगा चैट बॉक्स में। और दूसरी बात
ये जो चार्ज है, अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो इनवेरिएबल होता है, मतलब ये बदलता नहीं है स्पीड के साथ। जैसा आपने मास में देखा था कि द्रव्यमान जो है वो स्पीड के साथ बदलता है, उस तरीके से आवेश जो है वो बदलता नहीं है किसके साथ, स्पीड के साथ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आवेश जो है वो नहीं बदलता है किसके साथ, स्पीड के साथ, यानी कि इनवेरिएबल होता है। तो ये एक बार इतनी कहानियाँ समझ में आ गई, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज मैंने आपको बता दी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ तक की बात आपको 100% समझ में, मेरा ये मानना है, आ गई है। एक बार चैट बॉक्स में छापिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा और अगर हम कहानी देखें तो आखिर में जो बॉडी पर हम चार्ज ला रहे हैं, जो हम रब कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर क्या कहानी होती है, तो देखिए उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा यहीं पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग की भी बात कर लें, तो कल से वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो कूलाम्स लॉ है वहाँ की बात करेंगे। आज के इस कहानी को निपटा ही लेते हैं थोड़ा सा और। तो अगर आप देखेंगे, आप जो है कंघी से बाल में इस तरीके से कंघी करते हैं और फिर कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़ों को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो आखिर पे उस पर कौन सा चार्ज है और दूसरे पर कौन सा चार्ज है, ये सारी बातें अगर देखी जाएं तो हमारे पास क्या कहानी आती है। तो देखिएगा, एक सारणी है जिसकी सहायता से हम ये मदद लेते हैं। तो सबसे ऊपर है उसमें ग्लास, फिर हेयर, फिर सिल्क आपका हो गया, यानी कि जो कपड़ा है वो हो गया आपका, और इसके बाद पेपर हो गया। ये कुछ नाम मैंने आपसे लिख दिए हैं, जिसमें से पेपर के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर ज़्यादा ये पॉजिटिव हो गया, ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ओहो ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये जो सारणी है ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव आवेश ये हो गया। तो इनमें सब में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगर निगेटिव की बात करें तो प्लास्टिक हो गया आपका, रबर हो गया, इनमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है ना। तो इनमें है निगेटिव चार्ज, यानी कि अगर आप प्लास्टिक और ग्लास को या फिर रबर और ग्लास को रब करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो रबर पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि अगर सिल्क और ग्लास को आपस में रब किया यानी कि रगड़ा, तो हमारे पास सिल्क में नेगेटिव आएगा, ग्लास में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं के साथ रगड़ेंगे तो इन्हीं में नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं। मतलब ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आएगा और दूसरे वालों में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास क्या होती है, कंघी होती है। ये मान लीजिए एक कॉम्ब है, मेटालिक कॉम्ब नहीं है। आप मेटालिक कॉम्ब लेंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ये प्लास्टिक की कंघी है, और अगर ये प्लास्टिक की कंघी है, इसको आप कागज़ के छोटे छोटे पीस आप पेपर के पास लेकर के जाते, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते। जब हम रब करेंगे तो हमको पता चल गया कि प्लास्टिक के ऊपर क्या आना है, नेगेटिव चार्ज आना है। तो आपकी इस कंघी पर नेगेटिव चार्ज है, और पेपर के पीस पर पास इसको हम ले गए तो पेपर का पीस क्या है, न्यूट्रल है। पेपर का पीस न्यूट्रल है। तो जैसे ही हम इस कंघी को इसके पास लेकर के आते हैं तो ये पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। और नेगेटिव वाले चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ऐसा नहीं मानना है कि प्रोटॉन यहाँ पर चले आए, नो। मतलब नेगेटिव वाले चार्जेस जो है वो इससे रिलेटिवली क्या होगा, दूर चले जाएंगे। तो पॉजिटिव वाला मान लिया हमने ऊपर है, ठीक है। प्रोटॉन नहीं आए हैं, ये नहीं करिएगा, नहीं तो घपला हो जाएगी सारी कहानी का, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये पेपर का जो टुकड़ा है ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये कहानी होती है। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं
उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद कहानी को ख़त्म करेंगे। तो ये सारणी में 3-4 चीज़ों को आपको याद रखना है कि कभी पूछ ले, मान लीजिए कि ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव, इतने में आपका काम हो जाना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी। चार्जिंग ए बॉडी, है ना, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आवेशित करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब जब हम बॉडी को चार्ज करने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं। हाँ, लिख लीजिएगा हिंदी वाले कि किसी भी वस्तु को चार्ज करने के तरीके, आवेशन का तरीका क्या क्या है। तो पहला नंबर हमारे पास प्रोसेस है बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मतलब चालन द्वारा, ठीक है ना, या चालन विधि जो है वो क्या कहती है। तो चालन विधि का मतलब है इसमें हम क्या करवाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं दो वस्तुओं का। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी प्रेजेंट टाइम पे रखी हुई है और ये न्यूट्रल बॉडी को पास हम एक कोई भी चार्ज बॉडी को लेकर के आए, है ना, इस पर क्या है, मान लीजिए नेगेटिव आवेश है। जब हम इसको लेकर के आते हैं तो ये न्यूट्रल बॉडी है और इसको जब हम टच करवाते हैं तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, अधिकता थी नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं। चूँकि वो लालायित हैं, एक दूसरे को आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो वो इसमें चले जाते हैं। जब ये इसमें चले जाते हैं तो ये वाली बॉडी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वाली भी बॉडी क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती, मतलब इस पर भी कुछ निगेटिव आवेश जो है वो आ जाता है। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं दो बॉडी का और बॉडी चार्ज हो जाती है। फिर इसके बाद अगली विधि है हमारे पास दूसरे नंबर पर, इसमें हम बॉडी का कांटेक्ट नहीं करवाएंगे और इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड का मतलब है प्रेरण द्वारा आवेशन करेंगे हम। इसका मतलब कि हम बॉडी को टच नहीं करवाएंगे, बिना टच कराए कहानी करा लेंगे। सपोज करिए ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक कोई भी चार्ज बॉडी लेकर के आए, ये वाली बॉडी चार्ज है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव आवेश है। जब हम इसको न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर के जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये प्लस आएगा यहाँ पर तो ये निगेटिव वाले इसके बॉडी के जस्ट पास की तरफ चले आएंगे और पॉजिटिव वालों इससे जितना दूर जा सकते हैं वो उतना दूर चले जाएंगे। अब हमने किया क्या, सिंपल सा इधर से एक वायर लगाई और यहाँ पर इसको अर्थ करवा दिया। जब हम अर्थ करवा देते हैं तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर दूसरा तरीका है, मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ है ना। अब इसके बाद हम इसके पास लेकर के आते हैं एक वही चार्ज बॉडी हमारे पास है, तो इसके तरफ पॉजिटिव वाले चार्ज चले आएंगे और इधर की तरफ क्या चले आएंगे, निगेटिव वाले चार्ज। जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और फिर हम इस बॉडी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और इसको हमने जब अलग कर दिया तो क्या होगा कि ये वाली बॉडी निगेटिवली चार्ज, ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस मेथड को अपन कहते हैं, कौन सा मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि इसके लिए ये सिर्फ प्रेरित होकर के कहानी कर रहा है। तीसरे नंबर का जो मेथड है वो ये आता है, उसको बोलते हैं रबिंग, मतलब घर्षण विधि। तो रब करके एक दूसरे चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक बॉडी कुछ इस तरीके की है और दूसरी बॉडी कुछ इस तरीके की है। इन दोनों बॉडीज़ को आपस में पकड़ करके हमने रगड़ दिया पास में ला करके, तो इनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। जो हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं उससे क्या बनेगी,
थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी के कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये कहानी हो गई आपकी कहाँ तक की, मेथड ऑफ चार्जिंग है बॉडी की बात हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। एक बार थम्स अप करके बताइए यहाँ तक की कहानियाँ आपकी बिल्कुल 100% क्लियर हो चुकी हैं या फिर नहीं हो चुकी हैं। और इसके बाद हम लोग कल की क्लास में एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बोर्ड के लिए हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या फिर क्लास 12 के लिए हो और पॉलीटेक्निक सेमेस्टर के लिए हो, हर एक जगहों पर बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं, छपना ही छपना है, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये बताइएगा कि आज की सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म और क्लियर हैं। कैसी लगी आपको क्लास, एक कमेंट आपको ज़रूर करना है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नई धमाकेदार शुरुआत के साथ। बस आपका काम ये है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। अगर आपने इन चीज़ों का एग्ज़ाम तक में 4 बार रिवीजन कर लिया और अपने सवाल जो है उनको सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज, वैसे आज तो मैंने सवाल कराए नहीं है लेकिन कल से सवाल भी मैं आपको कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स भी, तो पूरी तरीके से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी और आप 100% ये गारंटी ले लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन आप फिजिक्स को विथ फीलिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।